अच्छा भाई, हम लोगों ने काफी हद तक अपना वीडियो के ऊपर काम कर लिया है, ठीक है। एक्सेल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड डाउनलोड भी कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर। डेटा विजुअलाइज क्यों करते हैं और हमें जरूरत क्यों पड़ती है एक्सेल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड डाउनलोड करने की, वो भी मैंने आपको बताया था। तो एक छोटा सा ग्राफ बना के, ठीक है। तकरीबन हमारा डैशबोर्ड का काम कंप्लीट है। अब अगर आप लोग इसको और रखना चाहते हो तो मिसाल के तौर पर कोई चीज़ ऐड करवाना चाहते हो तो वो आप ऐड करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास आवर सर्विसेज का पेज होता है। तो अगर मैं अपनी आवर सर्विसेज या आवर टॉप प्रोडक्ट या फिर हमारे पास न्यू प्रोडक्ट कौन सी आने वाली है और हमारी प्रीवियस प्रोडक्ट कौन कौन सी है, किस प्रोडक्ट पे कौन सा सेल लग रहा है, अगर आपको वो इंसर्ट कराना है तो आप लोगों के पास यहाँ पर जाकर आराम से इंसर्ट करा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इंसर्ट करना सीख लिया है। मैंने सर प्रोडक्ट को कोई करना बोले नहीं, प्रोडक्ट बहुत पेपर लाभ जैसे जो ऐसा होता है ना, वो करोगे। देखो, स्पॉन्सर ऐसे कर सकते हो कि आप अपने कैंडिडेट के ऊपर ना एक फॉर्म बना दो, ठीक है। यूजर वो फिल करेगा, एडमिन के पास रिक्वेस्ट आएगी लेकिन पेंडिंग स्टेट में आएगी। एडमिन उसको अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली जाके कहाँ पे दिख जाएगा, टेम्पलेट में दिख जाएगा। तो वही इंसर्ट और सेट वाला काम है। तो कोई भी, अब मैं ये देखो, अगर मैं यही सारी चीजें ऐड कराने बैठूंगा तो वही वापस से करंट रिपीट होता रहेगा हमारा। बहुत मरतबा हम लोग करंट कर चुके हैं, पता नहीं कितनी मरतबा इस प्रोजेक्ट के अंदर हो चुका है। अगर मैं ये वाली ऑथ डॉट पाई वाली फाइल खोलूँ तो इस ऑथ डॉट पाई वाली फाइल के ऊपर जाकर हम लोग अपनी खाली लाइनों का कोड देख लेंगे हमारा कितना पहुंच गया है। 313। अब मैं इसके अंदर करंट रिपीट करता रहूँगा तो मेरे पास ये बहुत मतलब ये होगा वैसे ही काम। मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपको इमेज अपलोड करानी है कैसे करानी है, आपको अगर बिना इमेज के काम करना है आपको कैसे करना है वो भी हमें पता है यहाँ पे। तो हम लोगों ने तकरीबन अपना काम निपटा दिया, बस हमारा काम रह गया एक्टिव पार्ट। कुछ सवाल है पहले मैं आप लोगों से करूंगा, उसके बाद जाकर फिर मैं एक्टिव पार्ट मेरे की चीज आखिरी क्लास में पूरी एंड करा के, मतलब अभी के लिए पीडीएफ और जो पीछे काम हुआ थोड़ा सा रिपीट, उसके बाद एक्टिव पार्ट लास्ट क्लास के अंदर करा के हम लोग रेडी करेंगे। सही है। अब मैं आपसे अच्छा, 2 क्लास और है अभी, फ्राइडे तक जाएगा हमारा बैच, ठीक है। फ्राइडे के बाद मैं एंड करूंगा, अभी वेनेसडे और फ्राइडे। फ्राइडे वाली क्लास में मैं रखूंगा कि अगर तुम लोगों को कोई चीज रिपीट प्रोजेक्ट दे दूंगा, चलो होस्टिंग देख लेंगे, प्रोजेक्ट में दे दूंगा, बैठ के ध्यान से तसल्ली से चेक करना है इसको अपने घर पे। जो जो मसले जहां जहां पर आ रहे थे, काम समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये काम कैसे हो रहा है, आगे पूछ ले। फ्राइडे वाली क्लास करें तो मैं प्रोजेक्ट दे दूंगा, वेडनेसडे को कंप्लीट करके भाई आपका प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो चुका है, ये आपके हवाले। अब आप इसके अंदर जितनी चीजें ऐड करना चाहते हो उतनी चीजें ऐड कर लो। आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर आप कहीं से प्रोजेक्ट उठाते हो, किसी का प्रोजेक्ट लेते हो, तो उसको रन करने का तरीका क्या है ये भी आप लोगों को पता है। तो अगर मैं आपको ये दे दूंगा, डेटाबेस के अंदर वैसे भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो मैं डेटाबेस का रिकॉर्ड क्लियर कर दूंगा, सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दूंगा, आप नए सिरे से जाके डेटा ऐड कर लेना। सही है। तो जब फॉर्म फिल करोगे वो सारी चीजें होगी। एक काम है, हम लोगों ने यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगाई, फॉर्म डायरेक्ट फिल हो रहा है, तो ये भी तो लगानी चाहिए ना हमें अपने पास। अभी देखो मैं अगर यहाँ पर आऊँ, कुछ हुआ नहीं है हमारे पास यहाँ पे। जब मैंने बटन के ऊपर क्लिक करा, कैटेगरी का नाम नहीं लिखा ना, तो कुछ हुआ नहीं, जबकि होना चाहिए था मेरे पास। और ये डायरेक्ट गैजेट ने क्या कर दिया, मतलब सबमिट भी नहीं करा। अब इसके ऊपर वैलिडेशन लगाना सीख लेते हैं। अगर हमने एक वैलिडेशन लगा ली तो हमारे पास ज्यादा काम अच्छा हो जाएगा। सही है। तो वैलिडेशन लगाते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैटेगरी ऐड कहाँ से हो रही है। चलो नीचे कर देते हैं बस। सही है। यहाँ से हमारी कैटेगरी ऐड हो रही थी। अब मैं सबसे पहले करूंगा क्या, यहाँ पर आऊंगा, इफ अगर कैट नेम मेरा वेरिएबल है जो इनपुट की वैल्यू को उठा रहा है, सही है, इक्वल टू नल खाली होता है, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन कर, सॉरी कॉलन आएगा, कर्ली ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पर आते नहीं है। साथ साथ मैंने इसका इफ का एल्स भी बना दिया। इसको थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि एल्स के ऊपर से हमारे पास एरर खड़ी है। अब यहाँ पर आए, मैंने लिखा कि भाई अगर मैं खाली छोड़ देता हूँ तो आप एक काम करना, मैसेज डॉट एरर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट टू, और यहाँ पर हमारे सॉरी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट टू होता है, रिक्वेस्ट कॉमा होता है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कैटेगरी नेम इज रिक्वायर्ड।
कैटेगरी इन पहले से एग्जिस्ट करता हो उसका वो भी काम कर सकते हो। ठीक है, वो भी मैं करवा देता हूँ कि किस तरीके से होता है, उसी के अंदर ही हम लोग काम कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको करा दिया रिटर्न रिडायरेक्ट, और रिडायरेक्ट करा दूंगा किस वाली फाइल के ऊपर, उसी वाली फाइल के ऊपर जिसको मैंने नीचे रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से अपने एडमिन डैशबोर्ड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैसेज मैंने पहले से बना के रखा हुआ है अपने पास, प्रिंट करा हुआ है, कैटेगरी ऐड हो रही थी तो हमारे पास मैसेज देख लेते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने टेम्पलेट के अंदर, इसके बाद एडमिन डैशबोर्ड, और इसके अंदर हमारे पास इंडेक्स वाली फाइल होगी जिसके ऊपर हमारा फॉर्म बना हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैसेज प्रिंट नहीं हुआ होगा, मैसेज प्रिंट करा लेते हैं। सही है, तो मैसेज हम लोगों ने पहले से बना के रखे हुए भी है, तो वही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के ना जितने भी फॉर्म है उसके ऊपर मैसेज वगैरह किसी पे लगे हुए किसी पे नहीं लगे हुए, तो मैं एक काम कर लूंगा कि उसके ऊपर मैसेज वगैरह भी लगा दूंगा। लॉगिन वाली फाइल पे ये रहा। अच्छा, एक गलती हो जाएगी, देखो यहाँ पे नहीं, एक गलती हमारे पास ये हो जाएगी कि हम लोग ने यहाँ पर फॉर्म के टैग के अंदर नहीं लगा सकते। फॉर्म के टैग के बाद फॉरन वो बोलते हैं सीएसआरएफ का टोकन होना चाहिए, और सीएसआरएफ के टोकन के बाद फॉरन इनपुट होना चाहिए। अब मैंने मैसेज गलत लिख दिया, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको हटा के यहाँ रख दूंगा। सही है, अब चेक करते हैं, पहले जाके पेज को रिलोड करा, कैटेगरी नेम इज रिक्वायर्ड मेरे पास लिखा हुआ आ गया। सही है, अब मैं इसकी विड्थ और हाइट को भी अपने पास सेट कर लेता हूँ अगर मुझे करना होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको दे दिया कि भाई बोल दिया इसकी जो हमारे पास विड्थ है ना वो रख देना क्लास के अंदर आके W-50, यानी इसकी विड्थ 50 होनी चाहिए हमारे पास। हाफ आ गया मेरे पास। ठीक है, तो वो भी मैं अपने पास अब जो भी मुझे क्लासेस वगैरह लगानी है वो मैं लगा सकता हूँ। लेकिन आपको पता है बूट स्ट्रैप के जो अलर्ट होते हैं वो हमारे पास अलग होते हैं, यहाँ पर अलग दिख रहा है। तो रीजन इसकी ये डैशबोर्ड की सीएसएस, इसने डैशबोर्ड की सीएसएस ऐसे करके रखी हुई कि अगर बूट स्ट्रैप का अलर्ट आता है तो ऐसे दिखना चाहिए, कस्टमाइज करेंगे ऐसे। ठीक है, लेकिन आप ये देखो एरर लिखा है ना मैंने, तो साइड में देखो कौन सा कलर आ रहा है, और अगर मैं सक्सेसेस लिख देता तो कौन सा कलर आता, तो ये हमारे पास शो करेगा कि भाई ये एरर का मैसेज है या फिर सक्सेसेस है, तो ये हमारे पास आएगा जरूर। सही है, तो ये काम हमारे पास हो गया। अब आपका जो सवाल है कि अगर मैं कोई कैटेगरी ऐसी ऐड कर रहा हूँ जो कि पहले से मौजूद है, तो मुझे एक एरर कर दे कि भाई ये कैटेगरी पहले से एग्जिस्ट करती है, आप जाके दूसरी कैटेगरी का नाम ऐड करो, और अगर नहीं करती तो जाके रिकॉर्ड क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। सही है, तो पहले कैटेगरी का नाम देख लेते हैं कौन कौन सा पड़ा हुआ है। वुमेन्स एक पड़ा हुआ है, मैं वापस से ऐड करूंगा। ठीक है, और फिर इसको रोकेंगे हम लोग। अब मैं करूंगा क्या, इधर आऊंगा आउट डॉट फाइव के ऊपर, इफ के बाद क्या बनाएंगे हम लोग, एलजेड। लेकिन यहाँ पर एलजेड नहीं चलता, यहाँ पर चलता है आपके पास एल इफ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे अपने पास एल इफ। अच्छा, एल इफ को साथ मिला के लिखते हैं। एल इफ के बाद मैंने यहाँ पे लिखा, पहले क्या होगा, सोचो क्या हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या लाइन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो एलिफ क्या बोलता है, अंदर कुछ ना कुछ पास होना चाहिए। मैं तो नहीं कर रहा, क्या पास करेंगे हम लोग यहाँ पे, पास करेंगे। चलो पहले एक चीज बनाते हैं यहाँ पर ऊपर इस जगह पर आकर। मैंने कहा कि मेरे पास एक वेरिएबल बनाना, चेक कैटेगरी नेम के नाम से, इज इक्वल टू करा मेरे मॉडल का नाम, मेरे मॉडल का नाम पड़ा हुआ है कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। ठीक है, फिल्टर करने के बाद राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कैट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू कैट नेम। अब ये पहले चेक करेगा कि वाकई जो मैं नाम लिख रहा हूँ वो डेटाबेस में मौजूद है या नहीं है। अगर होगा तो वो किसके अंदर लाके रख देगा, चेक कैटेगरी नेम के अंदर लाके रख देगा, अगर मौजूद होगा तो। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अगर इसके अंदर कुछ आता है तो आप क्या करना, एलिफ चलाना, और यहाँ पर आके हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ जाके रखेंगे। हमारे पास थोड़ा सा रिटर्न का मसला आएगा, उसको सही कर लेते हैं। क्या मैसेज बनाए, कैटेगरी नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने लिख दिया, क्या कह रहे हो, नेम ना लिखे तो सर इसकी डायरेक्ट लिखे सही है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कैटेगरी नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, नेम हम लोग लिख रहे हैं तो मैंने इसको ये बोल दिया, अगर आप नेम हटाना भी चाहते हो, कैटेगरी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट ये भी लिखना चाहते हो तो ये भी सही है।
मैं नेम हटा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। मैंने कुछ नहीं लिखा, बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, उसी ने एरर चेंज करके मुझे यहाँ पे क्या दे दिया, कैटेगरी नेम इज रिक्वायर्ड। जाकर ऐड कर देते कुछ। तो आगे के लिए मैंने यहाँ पे जाके पास कर दिया टेस्ट, ऐड करा। अब वो मैसेज हम लोगों ने सक्सेस पे प्रिंट नहीं कराया वो, तो उसने आगे वो मुझे मैसेज लिख के नहीं दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर एक छोटा सा काम और कर लूँ कि सेव के बाद यहाँ पे कर लूँ मैसेजेस डॉट सक्सेसेस राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा रिक्वेस्ट कॉमा और कैटेगरी इंसर्टेड, ठीक है, GORY इंसर्टेड। अभी ऐसे चेक कर रहा हूँ रैंडम सा डेटा डाल के। अब देखो सक्सेसेस का तो क्या आया, ग्रीन का, ठीक है। अच्छा, ये एक एरर होगा, क्या होगा? एरर नहीं कहलाएंगे हम, एरर नहीं बोलेंगे इसको, वार्निंग कह सकते हैं या फिर इन्फो कह सकते हैं। एक उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई ये चीज पहले से डेटाबेस में मौजूद है। तो हम लोग ये काम करते हैं, इसको कर लेते हैं इन्फो, ठीक है। इन्फो करने के बाद पेज को रिलोड करते हैं, यही कॉपी करके वापस से पेस्ट करता हूँ, लाइट ब्लू कलर आ गया। तो हमारे पास हमने एक छोटे से फॉर्म के ऊपर जाके बहुत सारा काम कर लिया, यानी उसका कैटेगरी का नाम पहले से चेक करा लिया डेटाबेस में मौजूद है या नहीं है। खाली छोड़ रहा हूँ अगर इनको, तो मेरे पास वो मैसेज दिखा रहा है, सही है। और अगर मैं नहीं छोड़ रहा अपने पास खाली, तो मेरे पास क्या कर रहा है, रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहा है। एक छोटी सी चीज आप लोगों से पूछूंगा, इसके ऊपर क्या होना चाहिए? कंडीशन अलग अलग चेक करानी चाहिए या फिर सेम चेक करानी चाहिए? भाई देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा, प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड करी और कैटेगरी को ही सिलेक्ट कर ली, प्राइस नहीं लिखी, तो मैसेज क्या आना चाहिए? प्राइस इज रिक्वायर्ड। यानी हमें कंडीशन क्या करनी है, अलग अलग सबकी चेक करानी है। वो जो आप लोग एक चीज यूज नहीं करते और ऑपरेटर की कहानी, इफ नेम इज इक्वल टू नल और ऑपरेटर ईमेल इज इक्वल टू नल, उसमें क्या होता है, एक ही मैसेज आ रहा होता है, फिल ऑल द इनपुट, लेकिन वो हमारे पास बेसिक वैलिडेशन होती है। अब देखो, अगर मैं वही वाली कहानी यहाँ पे कर लूँ, तो मिसाल के तौर पे बटन के ऊपर जैसे क्लिक हो, अगर कोई भी बॉक्स खाली हो ना, तो मैसेज में लिखवा दूँ फिल ऑल द इनपुट। अब इस मैसेज से पता चल रहा है कि मैंने क्या चीज खाली छोड़ी थी, फिल ऑल द इनपुट से नहीं पता चल रहा मुझे, तो मुझे बताना तो है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक कंडीशन नहीं लगाते, थोड़ी सी क्या करनी है, ऊपर वाली कंडीशन लगानी है। वो कैसे होगी, आप हर इनपुट को अलग अलग चेक करो, स्विच स्टेटमेंट लगा सकते हो, एक एल्सेफ एल्सेफ बना सकते हो, जो भी आप लोगों को आसान लगे। अगर आपको स्विच के ऊपर ज्यादा काम नहीं करना आता, आप एक कर लो, उसके ऊपर चल जाएगा, ठीक है। वो ये वाला फटाफट इसको निपटाते, फिर अगले काम की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रोडक्ट ऐड यहाँ से हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर आया मैंने लिखा इफ अगर प्रो नेम इक्वल टू नल, यानी खाली होता है, तो मैं और ऑपरेटर की कहानी यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, मैं सिंगल सिंगल चेक कराऊंगा। दोनों जगह पे communication लगानी चाहिए या सिर्फ डॉक्यूमेंट में लगानी चाहिए? क्या चीज? इसमें अगर हम सेशन का अपलोड करने से पहले जावा की वेरिफिकेशन लगा देते हैं, तो जरूरत नहीं है। दोनों जगह लगा लो, बेहतर है। अच्छा, एक और सवाल है यहाँ पर। अगर मैं, अभी मेरे 4 फील्ड है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 फील्डों का एरर बनाया सिर्फ चेक करने के लिए कि हाँ भाई काम चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर मैं नीचे वाले पार्ट को, जिसमें हमारे पास लाइन नंबर 257 से कोड शुरू हो रहा है, उसके अंदर मैं एल्स नहीं लिखूँ, डायरेक्ट उसको ऐसे ही छोड़ दूँ, क्या वो चल जाएगा मेरा काम? चल जाएगा। आप पहले एल्स बनाओ या ना बनाओ, वो खुद ही समझ जाएगा कि अगर वो 2 चीजें ऊपर मुझे चलानी है, वो मतलब मैं नेम और प्राइस लिख देता हूँ, तो ये खुद ही समझ जाएगा कि अब ये जितनी भी लाइन है ना, वो किसके अंदर आ रही है, एल्स के अंदर आ रही है। लेकिन अगर आपको कोड समझना है और किसी को काम करके देना है या समझाना है, तो बेहतर क्या है, डायरेक्ट लगा है, पहले भी डायरेक्ट
रीडायरेक्ट तो हो गई ना हमारे पास, ये भाई वो नहीं है, क्या कहते हैं, एंगुलर या फिर आपके पास वो नहीं है रिएक्ट के आपके पास पेज रीलोड ना हो। ये पेज रीलोड करेगी वेबसाइट आपकी, वो अलग कहानी होती है कि हमारे पास पेज रीलोड ना हो। बेहतर ये है कि एल्स लगा दो, ताकि बाद में आपको भी काम समझ में आए कि यार एल्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एल्स कहाँ पर हो रहा है, एल कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर आगे मैं लगा दूंगा एल्स, और एल्स लगाने के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग आगे कर देंगे। सही है, अब चेक कर लेते हैं क्या है यहाँ पर प्रोफाइल। अच्छा, हमारे पास ना इंस टाइप लगा हुआ है, तो इंस टाइप की वजह से हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई प्रोफाइल का होना लाजमी है। अच्छा, हम लोगों ने सही नहीं करा हुआ काम, पूरे वही पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। पर आपने एरर मैसेज कहाँ लगा? नहीं, हाँ एक तो ये भी चेक कर लूँ, और सेकंड मुझे ना कंडीशन पूरी लगानी पड़ेगी, यानी प्रोफाइल भी करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्रोफाइल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और मैसेज भी देख लेते हैं एक तरीके से कि हम लोगों ने वहाँ पे लगाया हुआ या नहीं लगाया हुआ। तो उसको मैं कॉपी करके ऐड प्रोडक्ट वाली फाइल पे जाता हूँ, और फॉर्म हमारे पास कहाँ पे बना हुआ है, ये रहा, मैसेज भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लगा दिया, प्रोडक्ट नेम इज रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, पेज को एक मरतबा रीलोड करते हैं, और इसके बाद जाके यहाँ से मैं पिक्चर अपलोड करता हूँ। कैटेगरी को कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से मैंने प्राइस डाल दिया, ऐड प्रोडक्ट कर दिया, तो लिखा हुआ है मेरे पास प्रोडक्ट नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और अगर मैं इसी तरीके से प्राइस नेम फिल करके प्राइस के लिए खाली छोड़ दूँ, तो वो मुझे वहाँ पे बता देगा कि प्राइस आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड है। तो ये हम लोग वैलिडेशन हम लोगों ने लगा लिया, हम लोग यहाँ पर इस तरीके से वैलिडेशन अपने पास लगा सकते हैं। हम लोगों ने क्या करा था, डायरेक्ट फॉर्म को इंसर्ट कराया था, वैलिडेशन नहीं लगाई थी। तो मैंने दो फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन लगा के बता दी, बाकी बाद में बैठ के मैं सारे पूरे फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन लगा दूंगा। अब वो एक चीज है, वैसी की वैसी लग रही है, कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो बार बार हम लोग कहानी लंबी नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बस दो मरतबा प्रैक्टिस के तौर पर रख के इसको साइड कर देंगे। सही है। अब जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यार अगर आपको कैटेगरी का रिकॉर्ड फैच करना है, एक हमारे पास खाली चली गई, इसको हटा देता हूँ। अगर आपको फैच करना है, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपसे पूछेगा सेव कहाँ पे करनी है, मैंने कहा यहाँ पे सेव करनी है, सेव कर दो, आपके पास डाउनलोड हो गई कैटेगरी वन डॉट एक्सएल। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर से जाके रिकॉर्ड देख सकता हूँ अपना। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने कैटेगरी, जब आप आए थे लास्ट क्लास में, हम लोगों ने ये कैटेगरी की रिपोर्ट, कैटेगरी के रिकॉर्ड को एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड करा था, साथ साथ मैंने प्रोडक्ट की भी करा था, मेरे ख्याल से यहाँ पे पड़ा हुआ होगा। प्रोडक्ट को फैच करके देखते हैं, हाँ ये रहा। क्या करा था इस काम के लिए, एक्स्ट्रा कुछ काम करा था या नहीं करा था, कॉपी पेस्ट काम करा था, एक मरतबा करके खाली मैंने जाके काम के टेबल का नाम चेंज कर दिया था, और कॉलम के नाम चेंज कर दिया था, वो उसका रिकॉर्ड आपके पास थोड़ी है। ये वाला कोड था, बस मैंने क्या करा था, यहाँ से कॉपी पेस्ट करा, यहाँ पे गया कैटेगरी डेटा टाइटल, मुझे नीचे शीट वन लिखा हुआ नहीं आ रहा होता, वो वहाँ पे ही आ रहा था, तो मैंने इसकी जगह पे क्या कर दिया था, प्रोडक्ट डेटा, ये करा था एक चीज चेंज। इसके बाद यहाँ पे कॉलम के हेडिंग को चेंज करा था, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी की हेडिंग अच्छी नहीं लगेगी। उसके बाद यहाँ पे जाके मैंने बताया था मेरे डेटाबेस के अंदर कॉलम कौन कौन से मौजूद है, वो सारे यहाँ पे पता चले थे। और उसके बाद जाने के बाद हम लोगों ने लूप लगाया था, बाकी सारा काम तकरीबन वैसे का वैसे था, तो हमारे पास काम क्या हो गया था, थोड़ा सा इजी हो गया। सही है। और हम लोगों ने इसके अंदर और क्या क्या काम करा हुआ है अपने पास, तो अगर मैं इधर आता हूँ और इसको लॉग आउट कर देता हूँ, एडमिन को, एडमिन अंडरस्कोर डैशबोर्ड है, नहीं स्पेलिंग गलती हो गई। किसी यूजर को लॉग इन करते हैं, सही है। शॉप के पेज पर आते हैं, तो इसकी विश लिस्ट अभी हमारे पास क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अगर इसकी विश लिस्ट जीरो आ रही है और मैं कार्ट पे चला जाता हूँ, तो मेरा टेबल खाली लिखा हुआ नजर आ रहा होगा मुझे। अब आप एक काम यहाँ पर और भी कर सकते हो, कि अगर हमारे पास टेबल खाली आ रहा है, तो लिखा हुआ है नो डेटा इन विश लिस्ट, या इस तरीके से कोई एक मैसेज आ गया, तो वो भी आपके पास इफ और एल्स के जरिए होगा। जो हम लोग रिकॉर्ड को फैच कर रहे हैं उसको इफ में रख दो, और उसका एक एल्स पार्ट बना दो, और मैसेज जाके प्रिंट करा दो।
अब मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, अपने पास शॉप के अंदर आता हूँ, और शॉप के अंदर आने के बाद ऐड टू विश लिस्ट करता हूँ। एक विश लिस्ट मेरे पास बन गई है, एक और बनाते हैं, एक और बन गई है। अब मैंने ना यहाँ पे दो काम करे हैं। यहाँ पे भी यूजर को प्रोडक्ट दिख रही है, उसकी जो भी उसने विश लिस्ट करी है, और कार्ड के उस पर भी आके दिख रही है। और यहाँ पर जो टेम्पलेट है ना, उसका एक फायदा ये हो रहा था कि ये ऑटोमेटिकली काउंट कर रहा बढ़ा रहा था। यानी इसकी जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करके फोर से आंसर जो भी बनना था मुझे यहाँ पे दिखा रहा है ऑटोमेटिकली। ये इससे टेम्पलेट के अंदर काम हुआ होता, तो अच्छी चीजें हमें मिल गई थी। उसके बाद यहाँ पर यूजर ने काउंट तो कर लिया, मैंने ना यहाँ पे दो काम करे हैं। मैं यहाँ से भी रिमूव कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ, सही है, और यहाँ से भी रिमूव कर सकता हूँ। लेकिन इसकी वजह से एक मसला आ रहा था, वही क्या आ रहा था बताना। देखो, पेज का यूआरएल के ऊपर गौर करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, शॉप, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो रिडायरेक्ट किस पे करेगा मुझे, शॉप के ऊपर ही रिडायरेक्ट करेगा, क्योंकि हम लोगों ने रिडायरेक्ट वाला काम लगाया हुआ है। कार्ड पे ही आता हूँ, अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो फिर कहाँ पर आएगा रिडायरेक्ट, कहाँ पे करना चाहिए इसको, कार्ड पे करना चाहिए, शॉप पे करना चाहिए, कार्ड पर ही रहना चाहिए। तो फंक्शन एक ही बना था वहाँ, फंक्शन एक बना हुआ था। जब मैंने दोनों जगह पे लगाया ना, तो मुझे क्या कर रहा था, दोनों फोटो में शॉप के पेज पे लेके आ रहा था। फिर मैंने क्या काम करा, कॉपी पेस्ट करा, खाली उसको मैंने रिडायरेक्ट का नाम चेंज कर दिया। मतलब सेम फंक्शन दो अलग अलग पेज के लिए बना के नाम चेंज करके फंक्शन के रख दिया। अब मैं अगर यहाँ से रिमूव करता हूँ, कहाँ पे लेकर आया मुझे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से शॉप के ऊपर जाके इसको रिमूव करता हूँ, शॉप पर ही रहने दिया। तो हम लोगों ने ये काम अपने पास करके रखा था। अब मैं आता हूँ चेकआउट की तरफ। आप लोगों ने लारावेल तकरीबन, जो बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने लारावेल तकरीबन पढ़ी है, ठीक है, तुम्हारे ज्यादा, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो, जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका। एड टू कार्ट में क्या क्या चीजें जाती है। बारे में जाती है प्राइस, प्रोडक्ट की आईडी आती है, यूजर आईडी आती है, और क्वांटिटी आती है। अगर मैं बोलूँ कि इसको यूज करते हुए, इसको देखते हुए आप लोग मुझे एड टू कार्ट का फॉर्म बना के रिकॉर्ड इंसर्ट करा के दिखा दो कि क्या करा सकते हो। सोचो, देखो, ध्यान से देखो, मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, आराम से देखो इसको। क्या क्या फॉर्म के अंदर इनपुट दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है इसमें। अब देखो ना, हमने उससे चेकआउट तक करा दिया काम, ठीक है। अब अगर उसने विश लिस्ट वगैरह बना ली, सब कुछ कर लिया, तो जाहिर सी बात है वो अगला काम क्या करेगा, मुझे ऑर्डर देगा। अब मुझे यहाँ से ऑर्डर डिलीवर करवाना, मतलब ऑर्डर को भेजना है। ऑर्डर में लोकेशन भी आ जाती है, और अब ये देखो ना क्या क्या लिखा है। देखो देखो, फॉर्म फॉर्म के इनपुट देखो क्या क्या है। सबसे पहले कंट्री है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है। उसके बाद उसका कंपनी नेम है, एड्रेस है, और उसका पूरा एक एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है कि आप अपना एड्रेस बताओ कि कहाँ पर रहते हो, इसमें से टाउन, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर वगैरह हमारे पास सारी डिटेल आ गई। लेकिन क्या एक सवाल है, मेरी डेटाबेस के अंदर सिर्फ ये फील्ड जाएंगी या फिर यहाँ से भी कुछ उठ के आएगा। ऑर्डर टोटल। सर ये तो डिपेंड करता है, अगर वो पहले अपनी डिटेल फिल कर देते हैं, बाद में उसको ऑर्डर करना है, डिटेल आप चेंज करेंगे। तो हम लोग इसको पैच कराएंगे ना। एड्रेस जान दो, उसके बाद तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे क्या सिनेरियो बन सकता है। आप लोगों ने वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर काम करा है, तो क्या सिनेरियो बनाया होगा कि आपका एक्टिव कार्ड वगैरह ऑर्डर प्लेस हो रहा है। बहुत सारी हम्म। बहुत सारी फील बनेगी ना। चलो, हम बहुत सारी इनको फील्ड समझने के लिए काम कर रहे हैं, हमें आइडिया है। हम यहाँ पे इन्हीं बेसिक फील्ड पे काम कर लेंगे जो इसने मुझे प्रोवाइड करी है, हम एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है। आपने बोला यूजर की आईडी जाएगी, यानी जो यूजर लॉगिन हुआ है। तो याद है हम लोगों ने एक काम करा हुआ था, प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी को ऐड करा रहे थे, कैटेगरी को ड्रॉप डाउन बनाया हुआ था डायनामिक, उसको रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा था, वो वैसे काम हो जाएगा आपका। फॉरेन की वाला काम होगा। प्रोडक्ट की आईडी जाएगी, प्रोडक्ट की आईडी में उठाऊंगा कैसे, सवाल यहाँ पे ये है। गेट आईडी सेक्शन में नहीं सर, पहले हम लोग देंगे यहाँ पे, वो जाएंगे, अच्छा देखो, मैंने विश लिस्ट बना ली, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ विश लिस्ट जो मेरी बनी है उसके अंदर जो रिकॉर्ड आ रहा है, वो रिकॉर्ड उठ के मेरे पास यहाँ पर पहले योर ऑर्डर पर आना चाहिए। तो ये कैसे काम होगा आपका। पेज कराएंगे, आईडी बना के भेजेंगे। हम लोगों ने करा हुआ वो वाला काम, जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने क्या करा हुआ, शॉप के अंदर जाके अगर कोई यूजर विश लिस्ट कर रहा है, ये काम भी तो वही है जो मैं चाह रहा हूँ। तो यही काम उठा के कहाँ पे डाल दूंगा, वहां पे डाल दूंगा। ये काम है हमारा, इजी हो गया। सही।
अरे इसका कार्ड तो छोटे वो कार्ड सेट करते हैं भाई, आपको रीजर कार्ड है कौन सा कार्ड है, वो फिर आपका क्या कहते हैं पेमेंट मेथड लगता है उसके साथ। तो जो डेबिट कार्ड वगैरह सारा होता है ना वो पेमेंट मेथड के थ्रू लगता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ये कैश में मिलेगी। और उसकी भी सारी सेटिंग करनी होती है आपके पास जाके। और बहुत सारी ऐसी हैं कि जो हमारे पास आसानी से चल जाती है, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान में उसकी सर्विसेज नहीं है। स्पेक्ट हो गई, स्पेक्ट ना वो देख के मैं निकाल दूँ, लेकिन यार मैं चाह रहा था इजी पैसा लगाना, लेकिन इजी पैसा नहीं लग रहा। इजी पैसा का थोड़ा लग जाए या गैस टैक्स वगैरह लग जाए ऐसे, वो चाह रहा था मैं, लेकिन नहीं लग रहा था, तो मसला क्या था। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट भी आ गई, प्रोडक्ट की प्राइस भी आ गई। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट की आईडी उठानी है, मुझे पता है कैसे उठानी है, मैं उठा लूंगा आराम से। मुझे यूजर की आईडी उठानी है, मुझे पता है कैसे उठानी है, मैं आराम से उठा लूंगा। दो चीजें मुझे मिल गई। बाकी यूजर अपनी सारी बेसिक डिटेल जो है ना वो कहाँ पे फिल कर रहा है, मेरे इस फॉर्म के अंदर फिल कर रहा है। यही फॉर्म अगर मैं जाके रिकॉर्ड डेटाबेस में सबमिट करा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कौन से यूजर ने मुझे क्या ऑर्डर दिया। अब फिर आपको करना पड़ेगा। क्या फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी वेबसाइट बना किया? तो ये तो आ रहा होगा क्या? मतलब ये मान लीजिए हमारे नंबर वाली क्या बोला था तुमने? हाँ, तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, अब ऑर्डर यहाँ पे जितनी फील्ड है ना, उसके अलावा हम लोग एक एक्स्ट्रा फील्ड बनाएंगे, और वो होगा आपका स्टेटस। कि अगर मैंने कोई ऑर्डर दिया है तो वो स्टेटस पेंडिंग में पड़ा हुआ है अभी, और उसके क्लिक के ऊपर मुझे वो अप्रूव कराना है। तो थोड़ा सा अगर मैं बेसिक सा पूछूं कि क्या बना सकते हैं हम लोग, कि मुझे पेंडिंग से अप्रूव करना है। पेंडिंग के बाद एक बटन दे देंगे, वो ऑर्डर को अप्रूव करेंगे, तो कैसे पीछे क्या लॉजिक बना सकते हैं? पीछे हम लोग स्टेटस कंपोनेंट्स की क्लास, जैसे प्रोडक्ट की आईडी, यूजर की आईडी, यानी यूजर के देखो मेल। अब देखो, हमें सिर्फ एडमिन को काम दिखाना है। ठीक है, कोड की मगजमारी उसको नहीं करनी। हम लोग एक छोटा सा जो बेसिक सा काम है ना, आराम से आसान से वो कर सकते हैं। वो क्या है, यहाँ पर मेरे ऑर्डर बने हुए होंगे यहाँ पे टेबल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक कॉलम मेरे पास होगा स्टेटस का, उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, पेंडिंग लिखा हुआ नजर आ रहा होगा मुझे। सही है, मैं इसके ऊपर जैसे यहाँ पर एक बटन डाल देंगे एडिट का। जैसे ही मैं इस एडिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँ, सिर्फ ये वाला बॉक्स मेरे मोबाइल में थोड़े मोबाइल में लिखा हुआ है वो पेंडिंग, उसको मैं मिला के क्या कर दूंगा वहां पर वारंटी वाले काम से बच रहे। अगर आसानी वाला काम करना है, ठीक है, नहीं क्यों आपको बनाना पड़ेगा? देखो भाई, हमारे पास एक चीज मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, स्टेटस पे तो इसको खोलना भी नहीं है अभी। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो क्या उस पे देखो, क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैंने स्टेटस पूछा था यूजर से कि तुम एडमिन हो या फिर यूजर हो, और से जाते हैं नहीं पूछा ना। आपको ये मुझे ऑर्डर दे रहा है, डायरेक्ट उसका अप्रूव होना चाहिए, पेंडिंग में जाना चाहिए। तो मैं इसलिए कॉलम यहाँ पर एक्स्ट्रा बनाऊंगा, उसको डिफॉल्ट में इंडिया साइन कर दूंगा पेंडिंग। डेटाबेस में पेंडिंग के लिए बटन के ऊपर क्लिक करें एडिट के, मॉडल में मेरे पास पूरा पेंडिंग, उसको मैं बता के क्या करूंगा, अप्रूव अप्रूव करने के बाद बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, उसी रॉ के अंदर एडिट हो जाएगा, उसमें डिलीवर होगा। लेकिन वो हमारे पास अलग अलग स्टेट रखेंगे ना, पहले डिलीवर है, इन प्रोसेस है, पेंडिंग है, या कंप्लीट हो गया, ये हम लोग वहाँ पे रखेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऊपर क्या करेंगे, एक दिखा देंगे कि भाई ये बॉक्स है और इसके अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है, नीचे ड्रॉप डाउन बना देंगे, ड्रॉप डाउन के अंदर चार चीजें रख देंगे। एडमिन कोई भी सिलेक्ट करेगा, वो अगर प्रोसेस में होगा तो लिख देगा इन प्रोसेस, बटन के ऊपर क्लिक करेगा, मेरा पेंडिंग किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, इन प्रोसेस में। डिलीवर हो गया तो वहाँ पे डिलीवर आ जाएगा, कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट करा देगा। तो ये वही, अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पर घूमकर आ रहे हैं हम लोग, इंसर्ट पैच और अपडेट पर ही आ रहे हैं, जो हम लोगों ने अभी करा वही ऊपर घुमा रहा है। तो काम हमारा वैसे का वैसे होगा। ठीक है, हाँ एक काम मैंने आप लोगों को दिया था, लेकिन वो नहीं हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप लोगों ने उसको कैसे करना है। यानी जो हमारी विश लिस्ट से प्रोडक्ट को रिमूव कर रहा हूँ ना, वो डायरेक्ट रिमूव नहीं होगी।
अगर मैं बात करूँ, क्योंकि विश लिस्ट एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर हमारे यूजर की भी डेटा जा रहा था और प्रोडक्ट का भी डेटा जा रहा था, यानी दो फॉरेन कीज जा रही थी। अब अगर मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड डिलीट करूंगा, मेरा कभी भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने कैसे डिलीट कराया था वो बताऊंगा देखो। सबसे पहले यूजर से सेशन के जरिए आईडी उठाई, जो भी यूजर मेरा लॉगिन हुआ है। उसके बाद मैंने क्या करा, प्रोडक्ट की आईडी उठाई। फिर प्रोडक्ट की आईडी उठाने के बाद इनको मैंने क्या करा, एक वेरिएबल के अंदर सेव करा मैंने। सेव करने के बाद उस आईडी का रिकॉर्ड डेटाबेस में वाकई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो मैंने मैच कराया। आपको यहाँ पे तीसरी लाइन लिखी होगी, लिखी हुई, जिसके अंदर पड़ा हुआ है इन्वेंट्री डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट आई डी इक्वल टू सी आई डी। मतलब क्या है, मैंने कहा कि मेरे पास सेशन में आईडी 1 आ रही है। पहले जाके चेक करो क्या वाकई डेटाबेस में 1 आईडी मिल रही है आपको। अगर नहीं मिलती तो मुझे एरर मिल जाएगा, तो भाई विशेष में रिमूव नहीं कर सकता। और अगर मिली होगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो क्या कर देगा, रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। तो पहले मैंने क्या करा, दो वेरिएबल्स बनाए, उनके अंदर प्रोडक्ट की आईडी और कस्टमर की आईडी को क्या करा लिया, ऐड करा लिया। ठीक है, उसके बाद उस आईडी को पहले डेटाबेस में चेक कराया, बाकी मौजूद है या नहीं है। और अगर मौजूद है तो नेक्स्ट टाइम में आईडी में क्या कराया, डिलीट कराया। मतलब रिकॉर्ड ही डिलीट कर देना। मैंने आपको ये बोला था ना कि अगर यूजर क्रॉस के आइकन पे क्लिक करते रहता है तो क्या हो जाएगा, लेकिन सारा डेटा डेटाबेस से डिलीट कर देना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पीडीएफ वाला काम, कि हम लोग पीडीएफ वाला काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अरे इसमें केस नहीं लगाया है, इसका नाम अगर हम लोग क्रिएट करें तो प्रोडक्ट की क्रिएट हो जाए, यूजर की आईडी नहीं, यूजर की आईडी नहीं है। प्रोडक्ट क्रिएट करें, देखो एक यूजर ने मेरे पास 3 या 4 विश लिस्ट बनाई होगी। अब वो अगर एक के ऊपर क्लिक कर रहा है तो यूजर की आईडी तो डिलीट नहीं होनी चाहिए ना, खाली एक प्रोडक्ट डिलीट होनी चाहिए, तो मैंने प्रोडक्ट को डिलीट कराया है। सही है। अच्छा, अब जो काम है ना, वो है आपका क्या कहते हैं, पीडीएफ वाला काम। अब ये वाला पीडीएफ वाला काम जो मैंने ढूंढा है ना, ये ऐसा ढूंढा है कि अगर मेरे पास पिक्चर भी लगी है ना, तो पिक्चर भी मेरी पीडीएफ के अंदर आनी चाहिए। नहीं तो जैसे एक्सेल वाला काम हम लोगों ने करा हुआ था ना, और एक्सेल वाले काम के तरीके से मैं पीडीएफ करा देता, तो सिर्फ जो टेक्स्ट लिखा होता है ना वो आपकी पीडीएफ में जनरेट होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा हुआ है कि मुझे पिक्चर भी चाहिए, मुझे सब चीजें चाहिए। तो उस काम के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने पास दूसरा काम ट्राई कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे व्यूजर पर भी काम होगा, हमारा वेब डॉट पीएचपी पे भी काम होगा, हमारे कंट्रोलर पे भी काम होगा। अब वो कोई से भी टेबल पे आप लोग काम कर सकते हो। सही है, तो उसका काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर एक कमांड चलानी पड़ेगी, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है डब्ल्यू इजी प्रिंट। ठीक है, वैसे इसका दूसरा आपके पास पैकेज है रिपोर्ट लैब के नाम से। वो जो मैं पहले वाला तरीका बता रहा हूँ पीडीएफ में जिसमें पिक्चर नहीं आएगी, वो वाला करना है तो रिपोर्ट लैब के नाम से, लेकिन उसका फायदा ही नहीं है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट को पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड करा रहा हूँ, प्रोडक्ट वाले टेबल को, प्रोडक्ट की पिक्चर ही नहीं उतर आ रही, तो फायदा क्या है, कुछ होगा फायदा? नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम चेंज करते हैं। सही है, तो सबसे पहले हमारे पास एक पैकेज का नाम है डब्ल्यू इजी प्रिंट के नाम से। उस पैकेज को मुझे अपने पास क्या करना है, उसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इंस्टॉल करना है। वेट करो, पहले होने दो उसको। ठीक है, रेडी हो मतलब, रेडी हो मतलब। मैं भी पहले कैटेगरी पे रख रहा हूँ, कैटेगरी के बाद फिर जाकर हम लोग इसको प्रोडक्ट पे पैच करते हैं, मतलब दोनों का काम करके देंगे हम लोग अपने। इतना टाइम को नहीं लगता है। ये दो पैकेज कॉल करने पड़ेंगे, तो ये दो पैकेज कॉल कर लेंगे हम लोग अपने।
अच्छा, पैकेज का नाम है रेंडर टू स्ट्रिंग। इम्पोर्ट रेंडर टू स्ट्रिंग क्या करवाएगा? रेंडर का मतलब क्या होगा? दिखाना। मतलब ये हमारा रिकॉर्ड जो है ना डेटाबेस से उठाकर हमारे पास हमारे टेम्पलेट पे दिखाने में हमारी हेल्प करेगा। तो ये बस ये पैकेज हो जाए फिर हम लोग इसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। चलो इतने में इसको पेस्ट करके हम लोग नीचे फंक्शन बना लेते हैं और इतने में वो हो जाएगा। डेफ एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। और क्या करा रहा हूँ मैं? यहाँ पर अपने पास कैटेगरी करा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मैंने आगे आगे पास कर दिया कैटेगरी। राउंड ब्रैकेट आएगा, राउंड ब्रैकेट में आने के बाद आपके पास आ जाएगा रिक्वेस्ट का कीवर्ड, कॉलन और दिस। अब मेरे पास आ रहा है एरर डेफ के ऊपर, क्यों? क्योंकि मेरे जितने भी डेफ स्टार्ट हो रहे हैं ना वो बिल्कुल साइड से स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने गलती से यहाँ पर स्पेस कर दिया तो उस वजह से मेरे पास एरर आ गया। तो ये हो गया। अब पहली लाइन की अगर मैं बात करूँ तो इस पहली लाइन के अंदर हमारे पास डेटा क्या हो रहा है? फैच हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर अपने पास लिखूंगा कैटेगरी डेटा इज इक्वल्स टू कैटेगरी, अच्छा सी स्मॉल है तो कैटेगरी जी ठीक है, कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में आने के बाद आप लिखोगे डॉट ऑल, और ऑल करने के बाद आप रुक जाओगे। आपने सारा डेटा सिलेक्ट करके किसके अंदर सेव करा दिया? अपने पास एक उसके अंदर सेव करा दिया है अपने वेरिएबल के अंदर। ठीक है, वेरिएबल के अंदर सेव होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? पढ़ो ऊपर क्या लिखा हुआ है? रेंडर एचटीएमएल टेम्पलेट्स विद डेटा। यानी हमारे क्या हो रहा है? एचटीएमएल का टेम्पलेट दिख रहा है डेटा के साथ। इसकी मदद से क्या वर्ड यूज हो रहा है? रेंडर टू स्ट्रिंग। ठीक है, हो जाए तो अच्छी बात है जल्दी से। हाँ वो कर रहे हैं हम लोग कैट डेटा का वेट कर रहा हूँ, ये हो जाए तो अच्छी बात है जल्दी से थोड़ा। अच्छा, मैं जो चाह रहा हूँ ना वो चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल की फाइल ना बने, मेरे पास बने यहाँ पे कैटेगरी पीडीएफ डॉट एच टी एम एल की फाइल। तो मैं ये बनाना चाह रहा हूँ अपने पास, मैंने ये लिख लिया, सही है। लेकिन अभी भी एक एरर है, और वो एरर ये कि हम लोगों ने टेम्पलेट के अंदर दो मेन फोल्डर बनाए, यूजर और एडमिन डैशबोर्ड, उसके अंदर अलग अलग फाइलें बनी है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग से इधर आने के बाद एडमिन डैशबोर्ड फिलहाल ये लिखना पड़ेगा ताकि फाइल मेरी वहां पे बने। इस फाइल को फटाफट जाके क्रिएट कर देते हैं वहां पे। तो टेम्पलेट के अंदर आते हैं एडमिन डैशबोर्ड, इसको यहाँ पे पेस्ट करा, डॉट एच टी एम एल की फाइल बना दी। ऊपर के कुछ बेसिक सेंटेक्स वगैरह सेंटेंस होता है हमारे पास, वो वगैरह यहाँ पे लिखने तो वो भी लिख लेते हैं। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ पे लाके कैटेगरी पीडीएफ लिखा। क्या क्या हटाना पड़ेगा मुझे? अभी अपना फॉर्म हटाना पड़ेगा तो मैं फॉर्म हटा देता हूँ। अपना मैसेज हटाना पड़ेगा तो मैं मैसेज हटा देता हूँ और रॉ को छोड़ देते हैं। और यहाँ पर आके लिख लेते हैं पीडीएफ रिपोर्ट फॉर कैटेगरी डेटा। सही है, मैंने ये लिख लिया पीडीएफ रिपोर्ट फॉर कैटेगरी डेटा। यहाँ तक हमारे पास काम हो गया, ये प्रिंट चलिए, बस एक रह गया वो जो उसको चला देता है। अब क्या हो रहा है? आपका जो एच टी एम एल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? अच्छा, इसकी बात मैं अगर करूँ तो क्या अभी मेरा कन्वर्ट हो गया? सिर्फ एक पेज पे ऊपर डेटा दिखाया रहता है। इस लाइन को, ऊपर वाली लाइन को गौर से देखो, ये सिर्फ पेज के ऊपर डेटा दिखाया है या फिर इसने कन्वर्ट कर दिया? मतलब हम लोगों ने कॉम्पैक्ट वाला काम करा है, अभी तक दिखाया है। अगर मैं जाके इसका यूआरएल चला भी देता हूँ तो मेरे पास डेटा दिख रहा होगा, वो तो मैंने पहले ही टाइप करा हुआ है। अब मुझे पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कराना है, तो कन्वर्ट हम लोग यहाँ पर कैसे करा रहे हैं? अपने पास एक वेरिएबल बना रहे हैं, पीडीएफ इज इक्वल टू एच टी एम एल स्ट्रिंग इज इक्वल टू एच टी एम एल स्ट्रिंग, और यहाँ पर डॉट राइट पीडीएफ। लेकिन चलो सही है, तो हम यहाँ पे बता देते हैं अपना इसको कि भाई आपको आप इसको कन्वर्ट करना है। अब एक चीज के ऊपर और गौर करना है आपको, वो गौर ये है कि यहाँ पर अभी जब हमारे पास ये काम चल रहा था, मतलब जब हमारे पास कमांड चल रही थी, तो इस कमांड के अंदर यहाँ पर कुछ ऐसे नाम लिखे हुए आ रहे थे जो कि हमें यूज करने हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर देखा एक राइट पीडीएफ, यहाँ पे कहीं वर्ड लिखा हुआ नजर आया था। तो मुझे पैकेज के अंदर कौन कौन सी चीजें यूज हो सकती है वो भी यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। अब ये वाली चीज क्या है? रिस्पॉन्स क्रिएट करना, ये मैंने एक्सेल के लिए बताया था। क्या होगा कि भाई आपको जब भी कोई चीज डाउनलोड करानी है, एक्सेल के अंदर करानी है या पीडीएफ के अंदर करानी है, जब भी करानी है, आपको यहाँ पर कुछ ऐसे रिस्पॉन्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। अगर आप रिस्पॉन्स वगैरह नहीं बनाओगे तो आपको डाउनलोड नहीं करने देगा। तो एक्सेल के अंदर हम लोगों ने बनाए हुए ये पड़ेगा।
एक्सेल के अंदर थोड़ी लंबी कहानी थी बनाने की, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पीडीएफ के कम कम हो गई है। अच्छा, मैंने पूरा नहीं उठाया। ये क्या लिखा हुआ है आपके पास? फाइल नेम। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास? प्रोडक्ट डॉट पीडीएफ। तो मैंने इसको लिखा कि भाई प्रोडक्ट डॉट पीडीएफ नहीं होगा, मेरे पास होगा कैटेगरी डॉट पीडीएफ। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद इस रिस्पॉन्स को सही कर लेते हैं। और लास्ट काम, जो रिस्पॉन्स बनाया है उसको मुझे क्या कराना है, साथ साथ रिटर्न कराना है। तो मैं यहाँ पे अगर अपने पास करा दूंगा RETURN, ठीक है, रिटर्न। और रिटर्न में आ जाएगा हमारे पास रिस्पॉन्स। बाकी हमारा तकरीबन काम हुआ होगा। अगर मैं अब HTML की तरफ आऊंगी तो इसमें CSS वगैरह साइन करी हुई है, जो कि हम बाद में आगे लगा भी देंगे। अपनी CSS की तरफ इतना नहीं आ रहा है। सारा का सारा वैसी काम है जैसे हम लोगों ने वो करा था, मतलब फैच करते हुए करा था। तो फटाफट इसका HTML बनाते हैं। तो बंद करते हैं यहाँ से, और कैटेगरी पीडीएफ के अंदर आके सबसे पहले पर से काम स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा। मैंने बनाया टेबल। और टेबल को एक क्लास दे देते हैं। और यहाँ पे क्लास हमारे पास होगी टेबल स्पेस टेबल डैश बॉर्डर। और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा टेक्स्ट डैश सेंटर। और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ empty-5 TR। और TR के बाद ID वाला कॉलम होगा सबसे पहले। नहीं सॉरी, TR के बाद हमारे पास होगा TH। और TH के अंदर सबसे पहले ID आएगी हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास आएगी TH के अंदर NAME नेम। तो हमारे पास कैटेगरी का नाम आ जाएगा, सही है। इसको बंद करते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं अपने पास एक लूप चलाऊंगा। तो मैंने लिखा परसेंटेज परसेंटेज फोर, कैट डेटा था ना, कैट अंडरस्कोर डेटा था, कैट डेटा था, कैट डेटा था, ठीक है। फोर C इन कैट डेटा, एंड फोर करेंगे। और यहाँ पर आने के बाद हमारे पास TR होगा। TR के बाद हमारे पास यहाँ पे TD होगा। और इस TD के अंदर डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज C.ID। और यहाँ पे TD के अंदर डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज C.cat_name हमारे पास डेटाबेस के कॉलम का नाम आ गया। अब हम लोगों ने फंक्शन तो बना लिया डेफ करके। हमें इसके क्या बनाना पड़ेगा, अपनी URL बनानी पड़ेगी। तो मैं अपने पास जाऊंगा माई ऐप के अंदर urls.py, और एक लास्ट हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो मैं उसको फटाफट बना लेता हूँ। उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे लिखा। और मैंने कहा कि जब मैं URL के अंदर जाके लिखूं एक्सपोर्ट टू एक्सेल नहीं होगा, एक्सपोर्ट टू PDF कैटेगरी डेटा। जब मैं URL में ये लिखूं तो आपको क्या करना है, कौन सा वाला फंक्शन रन करना है। एक मसला आ रहा है, कॉमा यहाँ पे पास कर देता हूँ। ऑथ के अंदर जाके मैंने ये बनाया हुआ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और URL वाली फाइल में लाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। चेक करते हैं कोई एरर रिटर्न करता है या फिर हमारे पास ये चलाता है। मैंने इसको कॉपी करा, इधर आए। अच्छा, इसको मैं लॉग आउट कर रहा हूँ और पहले एडमिन डैशबोर्ड पे चले जाते हैं उसको लॉग इन करने के लिए। कमांड रुक गई है हमारी। इस पर एरर है API और डॉट फाइव लाइन नंबर 11 के अंदर पहले एरर आया है। फ्रॉम WEZ प्रिंट इम्पोर्ट HTML, ये सही है। प्रोग्राम वापस से इसकी कमांड वापस से चला के देखते हैं। चल भाई।
भर जाएगा। और डालते हैं चैट जीपीटी पे, चेक करते हैं क्या एरर है। हो सकता है अपडेटेड कमांड नहीं है कोई। Text look Leo like finding an issue while required library GG or G object people cannot be loaded by my page. होने देते हैं इस पैकेज को, जितने भी एरर सॉल्व होता है। अच्छा भाई, हिंदी में देखो वाली, इसका एक मसला ये निकला है कि हमारे पास एरर तो दे रहा था, ठीक है। उसने पहले मुझे एक काम बोला कि आप ये जाकर अपने पास कमांड चला लो। तो मैंने कमांड चलाई, तो इस कमांड के बाद मुझे क्या कह रहा है कि आपको कुछ कमांड और चलानी है। उसके बाद आपका एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है, सिस्टम वेरिएबल बनेगा, यानी एक इन्वायरमेंट पाथ बनेगा। उस पाथ के आगे सेव करने के बाद आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और रीस्टार्ट करने के बाद जाकर फिर आपको चेक करना है कि ये एरर आपके पास सॉल्व होता है या नहीं होता। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसका जो ये तरीका बोल रहा है कि ये पाथ वगैरह पूरी सेट करो, अपना सिस्टम को रीस्टार्ट करो, वो सारी चीजें करके देखते हैं कि हमारे पास ये वाला काम चलता है या फिर नहीं चलता, ठीक है। तो वैसे भी अभी मेरे पास जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाली है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, 1 मिनट है, तो पहले इसको चेक